वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। आज हम यूजीसी नेट के ही सीरीज़ में फर्स्ट पेपर पे डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट ही आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हम देखेंगे उसके कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग, टीचिंग वेरिएबल्स। तो वन बाय वन हर टॉपिक पे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टीचिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। एजुकेशनलिस्ट्स शुड बिल्ड द कैपेसिटीज ऑफ द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, क्रिएटिविटी, इंटरप्रेन्योरियल एंड मोरल लीडरशिप अमंग स्टूडेंट्स एंड बिकम देयर रोल मॉडल। एक तरह से टीचिंग का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि आप कैसे जो इतनी आप कैपेसिटी बिल्डअप कर लो कि जो भी आपकी इंक्वायरी है, क्रिएटिविटी है, आप इतना इंटरप्रेन्योर हो जाएं और एक रोल मॉडल की तरह हर उन बच्चों के बीच में एक रोल मॉडल की तरह आप रहें। तो वही एक अच्छा, एक सही टीचर और आइडियल टीचर होता है, या टीचिंग आपका कॉन्सेप्ट होता है। ये बात आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कही है। उसके बाद दीज वर्ड्स रिफ्लेक्ट्स द होल आइडिया ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी अ टीचर। तो ये जो हमने पढ़ा वो एक तरह से एक एक वर्ड आपको ये बताता है कि कैसा एक टीचर को होना चाहिए। द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ नेशन डिपेंड्स अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज। फॉर दिस पर्पस वी नीड हाईली कॉम्पिटेंट टीचर। तो कहीं ना कहीं अगर हम प्रोग्रेस की बात करें, हमारे नेशन की प्रॉस्पेरिटी की बात करें, तो कहीं ना कहीं हमें एक बहुत अच्छे एजुकेशन की ज़रूरत होती है। उसके लिए एक बहुत अच्छे एक कॉम्पिटेंट टीचर की ज़रूरत होती है। So teaching aptitude is all about the evaluating candidates who want to enter teaching profession on the basis of their knowledge and skills. टीचिंग एप्टीट्यूड एक तरह का क्या है, एवोल्यूशन करना है। ऑल अबाउट एवोल्यूशन कैंडिडेट्स टू बी, वो कैसे एक बहुत अच्छे टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं अपने नॉलेज और स्किल्स के बलबूते पर। इट रिफर्स टू बेसिक क्वालिटीज़, इसमें कुछ कुछ बेसिक क्वालिटीज़ उनकी देखी जाती है रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर्स। तो वो कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड एंड मैनी अदर क्वालिटीज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन हु वांट्स टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर। तो और सारे इसमें आपको क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी। सो अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं। टीचिंग कैन बी डिफाइंड एज अ फॉलोइंग वेज। कुछ डिफिनेशन और दिया है जिसको हम टीचिंग को डिफाइन कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये है, टीचिंग इज़ अ पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। तो बहुत ईजिली इसको समझ सकते हैं। टीचिंग एक तरह से पर्पसफुल है, कोई ना कोई पर्पस लेकर ही हम पढ़ाते हैं बच्चों को, या उसका डायरेक्शन एक बहुत सिंपल डायरेक्शन होता है, मैनेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। दूसरा है आपका, टीचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू प्रोवाइड रिलेटिवली परमानेंट चेंज थ्रू इंगेजमेंट इन एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय द टीचर। एक टीचर कुछ ऐसे एक्सपीरियंस के थ्रू चीज़ें प्रोवाइड करता है जिसे हम किसी वो एक तरह से अपॉर्चुनिटी के बेस पे ले सकते हैं और बच्चों में कुछ कुछ चेंज ला सकते हैं। क्योंकि जब हम उसको सिखाते हैं कोई चीज़, तो कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर में चेंज होता है, उनके जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं चेंज होती है। तो टीचिंग प्रोसेस इसके लिए भी जाना जाता है। थर्ड पॉइंट आपका कहता है, टीचिंग इज़ अ स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। जो आपकी नॉलेज है उसी का एक कहना चाहिए स्किलफुल आप एप्लीकेशन देते हो, उसका कहीं ना कहीं यूज़ करते हो। एक्सपीरियंस एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स विद एन ऑब्जेक्टिव टू सेटअप अ इन्वायरमेंट टू फैसिलिटेट लर्निंग। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं एक अच्छा इन्वायरमेंट डेवलप करने के लिए, जहाँ पे हम बहुत अच्छे चीज़ों को सीख सकते हैं। सो फोर्थ पॉइंट है, टीचिंग इज़ अ प्लान्ड एक्टिविटी एंड इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो एक कहना चाहिए जो टीचिंग होता है एक तरह से प्लान्ड एक्टिविटी होता है। हमको पता होता है कि हमें क्या पढ़ाना है, क्या चीज़ें पढ़ाने से मतलब एक डायरेक्शन रहता है ना, उसी डायरेक्शन पे ही हम फोकस करके उसको पढ़ाते हैं। तो एक तरह से प्लान्ड एक्टिविटी रहता है और उसमें कुछ फैक्टर्स हैं, जिसमें पहला फैक्टर आपका आ जाएगा, हाउ क्लियरली द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड वॉट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न। ठीक है, पहला तो ये कि कैसे हम बच्चों को समझाएं कि उन्हें क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड है, हाउ एक्यूरेटली देयर लर्निंग कैन बी मेजर्ड। और एक्यूरेटली हम लर्निंग को कैसे मेज़र करें वो भी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है। फिफ्थ पॉइंट कहता है, टीचिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच द लर्नर, टीचर एंड अदर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमेटिक वे टू अटेन सम प्री डिटरमाइंड गोल्स।
तो एक तरह से टीचिंग को एक प्रोसेस माना जाता है जिसमें लर्नर होता है, टीचर होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होके एक जो प्री डिटरमाइंड, हम पहले से जो डिसाइड करके रहते हैं कि हमको ये चीज़ें सीखनी है, तो उस प्री डिटरमाइंड गोल को प्राप्त करते हैं। 6 पॉइंट कहता है टीचिंग इज़ अ एक्टिविटी दैट इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड टू लर्न एंड एक्वायर डिजायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स एंड ऑल्सो देयर डिज़ायर्ड वे ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। तो टीचिंग एक तरह से एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम बच्चों को इन्फ्लुएंस करके या वो क्या सीखना चाहते हैं, उनकी डिज़ायर्ड नॉलेज या उनकी स्किल्स को बढ़ावा दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं सोसाइटी में उनकी डिज़ायरिंग जो रहने की जो लिविंग वेज है, वो सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अब इसमें हम बात कर लेते हैं नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ टीचिंग। जो भी यहाँ पे टॉपिक डिस्कस होगा आप सिलेबस में भी मिलाते जाइएगा। सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं मैं बस वही डिस्कस करूँगी। सो यहाँ पे अभी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो पहला इसमें आ जाएगा आपका इट हैज़ डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, पहला तो ये कि एक फीचर है अपने टीचिंग का कि किसी एक ही वे में नहीं पढ़ाएंगे या किसी एक ही लेवल तो नहीं होगा टीचिंग का, तो यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग है। दूसरा ये है कि इट टेक्स प्लेस इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। तो इसमें ये भी देखना है, हम किसी एक स्टैटिक इन्वायरमेंट में नहीं पढ़ा सकते हैं बच्चों को कभी भी। टीचिंग का ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, या कहना चाहिए टीचर ये बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसको हम डायनेमिक इन्वायरमेंट में पढ़ाते हैं। मतलब स्टेबल नहीं है, डायनेमिक मतलब चेंज कर सकते हैं जो चीज़ों को उस वे में। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, एक तरह से एजुकेशन से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। लर्निंग, इंस्ट्रक्शनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये किससे किससे रिलेटेड रहता है टीचिंग? एजुकेशन से, लर्निंग से, इंस्ट्रक्शन से एंड ट्रेनिंग से भी। 4th पॉइंट क्या कहता है? इट इज़ इसेंशियली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। ऑफ कोर्स क्योंकि टीचिंग है तो ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ में तो होगी ही होगी। इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ठीक है, एक तरह से आर्ट भी है और एक तरह से साइंस भी कह सकते हैं। साइंस इसलिए कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं टीचिंग को हम सिस्टमेटिक वे में पढ़ाते हैं, तो मतलब एक सिस्टमेटिक वे है, इसलिए ये साइंस है। आर्ट है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें डायनेमिक थिंग्स आप यूज़ करके उसको इंटरेस्टिंग बना के करते हो, इसलिए ये आर्ट है। इट टेंड्स टूवर्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें सेल्फ ऑर्गेनाइजेशंस का यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड करके उसको और बेटर बना सकते हैं, इस पर भी फोकस किया जाता है। इट इज़ अ सोशल सर्विस, सोशल सर्विस भी है कहीं ना कहीं। अगर हम टीचिंग को इस तरह से देखें तो अल्टीमेटली जो बच्चा सीख जाता है या जो भी चीज़ें आप वो चीज़ों को अपना एक्सपीरियंस करता है, वो कहीं ना कहीं जाके सोशल एक्टिविटी में उसका यूज़ करता है, सोशली वो यूज़ करता है उन चीज़ों को और बेटर चीज़ों को बना पाता है, तो कहना चाहिए सोशल सर्विस है। फिर इट इंक्लूड्स लेंदी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग। तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा लेंदी पीरियड लगता है इसको स्टडी करने में, ट्रेनिंग करने में। इट हैज़ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, और हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी भी है। इसमें जो चीज़ें आप करना चाहते हो ऑटोनॉमी बेस पे भी कर सकते हो। जो आप ऑर्गेनाइज्ड करना चाहते हो वो चीज़ें ऑर्गेनाइज करके अपने हिसाब से भी चीज़ों को कर सकते हो, बस अल्टीमेटली आपका गोल जो रहता है उसको कंप्लीट करना हो। इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये चलते रहने वाली प्रोसेस है, क्योंकि कभी आप ये नहीं कह सकते ना कि हाँ इतना पढ़ लिया बस हमारा कंप्लीट हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट, हमें इसमें बहुत सारी आगे और ज़्यादा मतलब कंटिन्यूसली ये चलती रहती है जब तक आप रहते हो। सो टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन, एक प्रोफेशन भी है। आप जानते हैं टीचिंग कहीं ना कहीं एक एकेडमिकली आप देखें तो ये एक प्रोफेशन है। अब आ जाते हैं थर्ड टॉपिक इसी का, हम डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो टीचिंग के लेवल्स देख लेंगे। सो हियर टीचिंग टेक्स प्लेस एट 3 लेवल्स प्रोग्रेसिवली। तो यहाँ 3 लेवल देखने को मिलेंगे, सच एज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। पहला आ जाएगा आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MLT बोलते हैं। कुछ चीज़ें इसमें मैं बहुत अच्छे से बता दूंगी, वो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में सबसे पहले आप ध्यान देखिए, ये नाम जो आपको यहाँ पे दिखने मिलेगा, हर्बार्ट। ठीक है, हर्बार्ट इज़ अ मेन प्रोपोनेंट ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की बात अगर करें तो हर्बार्ट का याद रखिएगा, क्योंकि हर एक लेवल में अलग अलग नाम आपको आएंगे, वो चीज़ें ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ एन इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग, जो MLT है, क्योंकि ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, राइट। तो ये
सबसे इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग होता है। इट इंक्लूड्स हैबिट ऑफ रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड बाइट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या करते हैं, आप रटते हैं ना जो चीज़ें, मेमोराइज करते हैं, याद करना। जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, जो प्राइमरी लेवल के बच्चे, उनको क्या किया जाता है, रोट करने को, मेमोराइजेशन करने को उनकी एक हैबिट बना दी जाती है। थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन अगर उनको मिलती है तो उसको रटना चालू कर देते हैं। तो इसमें मेन चीज़ यही है। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज बेसिकली ऑन स्टिमुलस रिस्पॉन्स हियर। यहाँ पे टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस चलती है कुछ स्टिमुलस रिस्पॉन्स की तरह चलती है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स की तरह मतलब कुछ ऐसी स्टिमुलस देना जिसपे उसका रिस्पॉन्स निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बच्चों को क्या कुछ बोलते हैं, जैसे दो चीज़ें हैं ना, जैसे छोटे बच्चे हैं उनको अगर प्राइमरी लेवल पे आप अगर सिखा रहे हो तो कहीं ना कहीं बच्चों को ये रहता है कि हाँ आज अगर हम होमवर्क करके आएंगे तो हमको कोई डांट नहीं पड़ेगी और किसी तरह का कोई हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो एक तरह से कहना चाहिए कि उनको एक ऐसा स्टिमुलस देना जिससे उनका रिस्पांस पॉजिटिव या निगेटिव जाता है। तो एक तरह से स्टिमुलस और रिस्पांस के बेस पे ये चलती है। इट इनेबल्स द लर्नर्स टू रिटेन एंड ऑल्सो बी रिप्रोड्यूस द लर्नड मटेरियल वेन एवर रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है, लर्नर टू रिटेन कर सकते हैं, ऑल्सो टू रिप्रोड्यूस द लर्न। इसमें जितनी बार आपको वो मटेरियल्स हों या फिर जो भी चीज़ें हैं आप उनको रिपीट कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। द एजुकेशनल सिस्टम मेनली इंक्लूड ओरल रिटन ऐसे टाइप एग्जामिनेशन। और इसमें जो एवोल्यूशन सिस्टम लगता है, जो हम एवोल्यूट करके बताते हैं कि बच्चा कितना किस चीज़ में अच्छा है किस में नहीं है, जो एवोल्यूशन सिस्टम है ये बेसिकली आपके ओरल रिटन और ऐसे टाइप के एग्जामिनेशन के थ्रू आप उसको इवेल्यूएट कर सकते हैं। 7th पॉइंट कहता है गुड मेमोरी इंक्लूड्स रैपिडली इन लर्निंग। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन, रैपिडिटी इन रिकॉलिंग एंड द एबिलिटी टू ब्रिंग ओनली डिजायरेबल कंटेंट टू द कॉन्शियस लेवल। तो इसमें क्या होता है, गुड मेमोरी, जो गुड मेमोरीज होती हैं इंक्लूड्स रैपिडिटी इन लर्निंग। बार बार आप सीखोगे उसी चीज़ को तो आपको बहुत अच्छी मेमोरी आ जाएगी। या स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन या रैपिडिटी इन रिकॉलिंग, बार बार किस चीज़ को रिकॉल करना। एंड दी एबिलिटी टू ब्रिंग ओनली डिज़ायरेबल कंटेंट, जो हमें चाहिए, जो डिज़ायरेबल कंटेंट है हम उसी पे फोकस करते हैं और एक कॉन्शियस लेवल पे लेके जाते हैं। अब आ जाता है सेकेंड लेवल ऑफ टीचिंग, जिसको हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ULT। ठीक है, तो पहला हमने बताया था जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जिसमें हम हार्वर्ड का नाम याद रखेंगे। सेकंड आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, जिसमें आप मॉरिसन का नाम याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ देता है कि जो ULT है उसको किसने बताया था या उसके बारे में जो मेन प्रोपोनेंट है वो कौन है। तो मॉरिसन इज़ द मेन प्रोपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इट इज़ अ मेमोरी प्लस इंसाइट। देखो फर्स्ट लेवल क्या था, जब प्राइमरी के बच्चे होते हैं वो फर्स्ट लेवल था जिसमें आप मेमोराइज करते हो, सिर्फ रटते हो चीज़ों को, ज़्यादा कॉन्शियस लेवल आप उसमें यूज़ नहीं करते। बट अंडरस्टैंडिंग लेवल नाम ही है अंडरस्टैंडिंग, मतलब इसमें आपको समझना पड़ेगा या समझते हैं जिस लेवल में, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग होता है। सो इट इज़ मेमोरी प्लस इंसाइट। मेमोरी और इंसाइट साथ साथ चलती हैं एज इट गोज बियॉन्ड जस्ट मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट, इट फोकस ऑन मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट। इसमें जहाँ तक आप जो फैक्ट्स हैं उसको मेमोराइज करते हो और साथ साथ उसमें जो भी सब्जेक्ट है उसमें आप मास्टरी होने में भी फोकस करते हो। इट मेक्स पीपल अंडरस्टैंड द जनरलाइजेशंस, प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट। इसमें क्या होता है, आपको समझना पड़ता है उनके जनरलाइजेशन के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में और फैक्ट्स के बारे में। सिर्फ रटना ही नहीं, इसमें समझना पड़ता है। इट प्रोवाइड्स मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दी स्टूडेंट्स टू डेवलप इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। चूँकि इसमें आपको समझना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब आप किस चीज़ को समझ रहे होते हो तो देखो रटने में आपको उतना दिमाग नहीं लगता, आपने सामने जो दिखा उसको पढ़े, आपने रट लिया, आपको याद हो गया, दैट्स इट। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की बात करें तो इसमें जो चीज़ें आपको दिखेंगी वो अगर आप मेमोराइज भी करते हो, फैक्ट्स है या प्रिंसिपल्स हैं, उनको आपको समझना भी पड़ता है। समझने के बाद ही चीज़ों को आप जनरलाइज कर सकते हो और मतलब अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। तो अगर आप ऐसा करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो इंटेलेक्चुअल बिहेवियर है वो बहुत मतलब एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है आपके लिए कि आपका इंटेलेक्चुअल जो बिहेवियर है बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इट प्रोवाइड्स एक्टिव रोल फॉर बोथ द पीपल एंड द टीचर फॉर द एसिमुलेशन ऑफ फैक्ट्स।
तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों दोनों जो टीचर होता है और जो बच्चे सीखते हैं वो दोनों ही इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, क्योंकि टीचर भी कुछ चीज़ को समझाते हैं तो वो तो एक्टिव रहते ही रहते हैं, बट बच्चे क्योंकि इनको सीखना है, सिर्फ रटना नहीं है, सीखना है, अंडरस्टैंड करना है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक एक्टिव, उनका माइंड भी बहुत एक्टिव रहता है और उनको चीज़ों को समझने में, एनालाइज करने में दोनों ही एक कहना चाहिए तो एक्टिव रोल प्ले करते हैं। फिर 6 पॉइंट है, द एवोल्यूशन सिस्टम मेनली इंक्लूड्स बोथ ऐसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें दोनों तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एवोल्यूशन सिस्टम में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप भी रहेंगे और ऐसे टाइप भी रहेंगे। अब थर्ड लेवल आ जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसको हम RLT बोलते हैं। अब इसमें याद रखिएगा नाम हंट का, ठीक है। हंट इज़ द मेन प्रोपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग। इट इज़ द हाइएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग एंड इट इंक्लूड्स बोथ ULT एंड MLT। तो चूँकि ये थर्ड लेवल है तो देखो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। देखो फर्स्ट लेवल में आपको सिर्फ MLT जिसमें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, सेकेंड लेवल में आपको मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग दोनों ही साथ में लेके चलना है, और थर्ड लेवल जब आते हो तो कहीं ना कहीं जो वो 2 लेवल आप सीख चुके होते हो ना, तब जाके आप ULT प्लस MLT करोगे, तब जाके आप रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में पहुंच पाते हो। तो कहना चाहिए ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है एंड इट इंक्लूड्स बोथ ULT प्लस MLT, ठीक है। इट इज़ प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच ऑफ टीचिंग। तो याद रखिएगा ये प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच ऑफ टीचिंग है, बिकॉज इसमें प्रॉब्लम सेंट्रिक इसलिए कहा जाता है कि अभी तक आपने सीखा, पहले आपने रटना, फिर उसके बाद आपने अंडरस्टैंड किया, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आप प्रॉब्लम्स पे काम करना स्टार्ट करते हो, जहाँ पे आपको चीज़ें दिखती हैं कि हाँ हम इस प्रॉब्लम से कैसे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, या आप इस प्रॉब्लम को अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उस पर हम थोड़ा सा सोचते हैं। तो एक तरह से कहना चाहिए प्रॉब्लम सेंट्रिक होता है, ठीक है। सो दीज स्टूडेंट्स आर एज्यूम टू अडॉप्ट सम सॉर्ट्स ऑफ रिसर्च अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ रिसर्च अप्रोच आप लगाते हो अपने से और चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। क्लासरूम इन्वायरमेंट इज़ टू बी सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट। इसमें क्लासरूम जो इन्वायरमेंट आपका रहेगा वो बहुत ही आपके मतलब सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट रहेगा। जो भी आपको करना है जैसे करना है, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस प्रॉब्लम से कैसे फेस करते हो या प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हो। तो इसमें आपको ओपन और इंडिपेंडेंट आपको जो इन्वायरमेंट रहेगा वो दिया जाएगा। द लर्नर आर मोटिवेटेड एंड एक्टिव, वो मोटिवेटेड रहते हैं और एक्टिव रहते हैं कि हमको कैसे चीज़ों को करना है। फिर आता है द एम इज़ टू डेवलप द रिफ्लेक्सिव पावर ऑफ लर्नर सो दैट दे कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ देयर lives by reasoning, logic and imagination and lead successful and happy lives। तो इसमें मेन उनका एम होता है रिफ्लेक्सिव पावर को डेवलप करने का, जहाँ पे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, आपकी लाइफ के बारे में हो या किसी तरह से, जैसे रीजनिंग के बेस पे, लॉजिक के बेस पे या इमेजिनेशन के बेस पे। तो आपकी सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ्स के लिए आप कौन सी चीज़ों को, आप प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हो, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताया गया है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। तो द पीपल्स ऑक्यूपाई द प्राइमरी प्लेस एंड टीचर्स एज्यूम द सेकेंडरी प्लेस। इसमें प्राइमरी प्लेस आपको बच्चों को मिलता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो सीखते हैं उनको मिलता है, लर्नर्स को सेकेंडरी प्लेस टीचर को मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा रोल बच्चों का होता है। और ऐसे टाइप टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर एवोल्यूशन। इसमें ऐसे टाइप टेस्ट करते हैं एवोल्यूशन के लिए। एप्टीट्यूड, बिलीव एंड इन्वॉल्वमेंट आर द एवोल्यूटेड। तो इसमें ऐसे टाइप रहता है, ऐसे टाइप मीन्स आपको किसी भी चीज़ के बारे में बोल दिया जाएगा, उस पर आपकी जो थिंकिंग रहेगी, आप क्या क्या चीज़ें उसके बारे में सोच सकते हो, वो सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करेगी, और इसी को आप एक एवोल्यूशन सिस्टम के थ्रू देख सकते हो। और एक साथ ही जब आप ये सारी चीज़ें सीख जाते हो तो आपका एटीट्यूड कैसा होता है या बिलीफ आपका क्या बन जाता है, इन्वॉल्वमेंट आप किस तरह किसी चीज़ में करते हो, ये सारी चीज़ें आप एवोल्यूशन सिस्टम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। तो बहुत ईजी है तीनों लेवल। मैं फिर से थोड़ा सा एक लाइन में बता देती हूँ। तीनों लेवल में आपको ये ध्यान रखना है, वो क्योंकि लेवल ऑफ टीचिंग है ना, तो टीचिंग लेवल में आप 3 चीज़ें ध्यान देना है। बच्चों, सबसे छोटे बच्चे जो प्राइमरी स्कूल्स के रहते हैं, उसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग लेवल के जो बच्चे होते हैं, जो 8 से लेके आप इधर समझ सकते हैं 12th तक के बच्चे, है ना।
फिर उसके बाद जो हायर एजुकेशन के बच्चे होते हैं, या आप कह सकते हैं 11th-12th के, फिर उसके बाद जो जो कॉलेज के बच्चे, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के जो बच्चे होते हैं, वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में आ जाते हैं, जहाँ पे उनको खुद का चीज़ों को सोचकर खुद की पर्सपेक्टिव में चीज़ों को बताना रहता है। तो कुछ इस तरह से लेवल आपको बढ़ता जाता है, और इसमें ज़्यादा कुछ मतलब प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। और इनके थोड़े से आप नाम याद रख लीजिएगा कि कौन सा लेवल किसने दिया था, किसके प्रोपोनेंट में ये चल रहे हैं। तो ये 3 लेवल्स हम डिस्कस कर लिए, और यहाँ पे ये देख सकते हैं, देखिए हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ द लेवल ऑफ टीचिंग। सबसे पहले आपका सबसे फर्स्ट है मेमोरी लेवल, ठीक है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जिसको हम MLT बोलते हैं। ये लीस्ट थॉटफुल, इसमें ज़्यादा सोचना समझना नहीं रहता, सिर्फ रटना रहता है। और फिर आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जिसमें थॉटफुल है, मतलब आपको सोचना पड़ता है, ठीक है, मतलब थॉटफुल, आप थोड़ा सा सोचते हो, समझते हो, इंटेलेक्चुअल आपकी एक्टिविटीज़ में रहती है। अब इसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव, इसमें मोस्ट थॉटफुल, मतलब ज़्यादातर चीज़ें आप ही को सोचना पड़ेगा, तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग। आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट आ जाता है इफ़ेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस। यहाँ पे हम बात करेंगे इफ़ेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस की, कि कैसे हम टीचिंग को एक इफ़ेक्टिवली प्रैक्टिसेस में इंक्लूड कर सकें या बना सकें। तो पहले आ जाता है मैक्सिम ऑफ टीचिंग। अ मैक्सिम इज़ अ ग्राउंड रूल और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट हैज़ इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. It is a guide for future action of or behavior. Teaching has also its own set of maxims which have been discussed below. तो मैक्सिम ऑफ टीचिंग का मतलब होता है, मैक्सिम एक ग्राउंड रूल होता है या फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है जिस पे चीज़ें आप करते हो। एक मतलब कोई भी चीज़ का आप एक ग्राउंड रूल रहता है, प्रिंसिपल रहता है, उसको हम मैक्सिम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आगे चलकर आपको हेल्प करती है, जो भी फ्यूचर एक्शंस होते हैं, बिहेवियर होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं। फर्स्ट आपका इसमें आ जाएगा फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, आपकी मैक्सिम्स कुछ ऐसे होने चाहिए टीचिंग के जो बहुत शुरू में क्या, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ईजी वे में समझ सकते हैं इसको, क्योंकि द टीचर शुड स्टार्ट विद सिंपल थिंग्स एंड आइडियाज़ and these can be done with day to day examples if possible. तो इसमें कहीं ना कहीं आपको टीचर को क्या ध्यान रखना है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ाना चाहिए। कभी भी ये नहीं कि हम जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है कोई चीज़ें उसको बताने लग जाए। नो, जो बच्चे होते हैं उनको पहले सिंपल, फिर थोड़ा सा उससे जो कॉम्प्लेक्स हो, फिर इस तरह कुछ एक सीरीज़ चलती है, उसी सीरीज़ में ही चीज़ों को समझाना चाहिए। और डे टू डे जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनको अगर हम बताएंगे तो वो बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। और देन ग्रेजुअली अ टीचर कैन मूव टुवर्ड्स कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निकल टर्म्स। तो पहले बच्चों को क्या करना चाहिए, सिंपल वे में समझाना चाहिए। आफ्टर दैट जो भी उसके टेक्निकल टर्म्स है उस पे जाना चाहिए। दिस क्रिएट्स इंटरेस्ट अमंग लर्नर्स to acquire new knowledge. This is helpful in better retention. तो कहीं ना कहीं अगर आप बच्चों को एग्जाम्पल्स के थ्रू बताएंगे उनके मतलब लाइफ में क्या हो रहा है, लाइफ मतलब जो उनकी लाइफ स्टाइल रहती है ना, तो डे बाय डे उस क्या चीज़ें हो रही हैं, अगर उससे हम रिलेट करके कुछ चीज़ें बताते हैं तो बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। उसके बाद जाके कहीं हम टेक्निकल टर्म्स का यूज़ करें और उसको उस बेस पे फिर समझाएं तो ज़्यादा अच्छे से उनको समझ में आता है। तो कुछ इस तरह से हम फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। दूसरा कहता है फ्रॉम नोन टू अननोन, मतलब बच्चों को जो वो जानते हैं पहले उस पर बात करना चाहिए, आफ्टर दैट जो नहीं जानते उसको सिखाना चाहिए। ये नहीं कि जो बच्चे जानते हैं उनको छोड़ दो, जो नहीं जानते सिर्फ उसको बता दो, ऐसा नहीं है। जब हम नोन टू अननोन जाएंगे, जब बच्चे जानते हैं उस पर थोड़ा फोकस करके आफ्टर दैट जो अननोन है उसको बताएंगे, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे ज़्यादा उसको इंटरेस्ट के साथ लेंगे और सीखने में भी उनको आसानी हो जाएगी। थर्ड पॉइंट कहता है फ्रॉम सीन टू अनसीन। सेम ही है, जो चीज़ें बच्चों ने देखा है, द स्टूडेंट्स शुड बी इम्पार्टेड नॉलेज अबाउट द प्रेजेंट एंड देन दे कैन अंडरस्टैंड द पास्ट एंड द फ्यूचर बेटरमेंट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके जो प्रेजेंट में आपकी चीज़ें हो रही हैं, जिसके बारे में आपको नॉलेज है, वो चीज़ें पता है, तो वो जब आपको वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं फ्यूचर और पास्ट में क्या है उनको लिंक करके बच्चे समझ सकते हैं। फिर फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट का मतलब है, देखो अब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है आपका आइडिया, कंक्रीट मतलब होता है आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो कॉन्टेक्स्ट पे। तो इसमें क्या करना है आपको, द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स हैपन बेटर विद द कंक्रीट ऑब्जेक्ट
they become familiar with the defined micro words of for them at a later stage. तो यहाँ पे ध्यान देना ये है हमको कि कंक्रीट फॉर्म मतलब पहले आप जो बिहेवियर में है बच्चों के या डे लाइफ में आपकी जो चीज़ें चलती हैं उनको पहले समझा के आफ्टर दैट जो आपका आइडिया बनता है उस पर फोकस करना, पहले कंक्रीट फॉर्म को फिर आइडिया को। उसके बाद आ जाता है आपका फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। ठीक है, इसमें क्या पर्टिकुलर टू जनरल का मतलब है द स्टूडेंट शुड बी प्रेजेंटेड विद एग्जाम्पल्स फर्स्ट। पर्टिकुलर मतलब पहले आपको एग्जाम्पल पे फोकस करना है एंड देन जनरल लॉज एंड देयर डेविएशन कैन बी एक्सप्लेन टू देम। तो इसमें जो भी चीज़ें आपकी जो एक प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स को पहले प्रिंसिपल बता के उसके बाद एग्जाम्पल नहीं, बल्कि पहले एग्जाम्पल आप बताओ बच्चों को। एग्जाम्पल जब बताएंगे, एग्जाम्पल को समझ लेंगे बच्चे तो ऑलरेडी उनके माइंड में एक तरह से आइडिया डेवलप होने लग जाएगा। तो ये फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल है। तो कुछ इस तरह से मैगजीन्स ऑफ टीचिंग है। 6 नंबर है आपका फ्रॉम होल टू पार्ट। इसमें आपको गेस्टाल्ट याद रखना है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हैव प्रूव दैट वी फर्स्ट सी द होल ऑब्जेक्ट। पहले हमें पूरा ऑब्जेक्ट देखना चाहिए एंड देन इट्स पार्ट, बाद में उसके पार्ट के बारे में चर्चा करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वी फर्स्ट परसीव द ट्री एंड देन इट्स ट्रंक, ब्रांचेस, लीव्स एट्सेट्रा। दस द इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट। तो देखो इसमें ये याद रखना है कि आप होल पे पहले जाओ बाद में पार्ट्स पे जाओ। जैसे एग्जांपल के लिए आप ट्री देख सकते हो, ट्री में आप पहले पूरे ट्री का चीज़ों को समझो, ट्री कैसा होता है, उसके बाद उसके लीव्स को, ब्रांचेस को या रूट्स को, ट्रंक्स को, ये सारी चीज़ों को देखो। मतलब इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब उसका जो ओवरव्यू होता है ना, कोई भी टॉपिक आपके पास दिया है उसका ओवरव्यू या उसका इंट्रोडक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके ब्रांचेस से। तो मतलब इंपॉर्टेंट वो भी होता है बट उसके बाद वो इंपॉर्टेंट होता है। पहले इंट्रोडक्शन पे फोकस करना चाहिए, ओवरव्यू को देखना चाहिए। फिर 7 पॉइंट कहता है फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट। पहले इंडेफिनेट को फोकस करो, उसके बाद जाके इंडेफिनेट पे जाओ। सो द टीचर शुड हेल्प टू ट्रांसफॉर्म indefinite knowledge and into definite one and aims to clarify the doubts of students. After that आपका आ जाता है from psychological to logical. During initial stages psychological order is more important whereas for grown up learners logical order is emphasized more. तो कहीं ना कहीं आपको जब इनिशियल लेवल पे रहता है तो साइकोलॉजिकली ऑर्डर पे हमें फोकस करना चाहिए। आफ्टर दैट बच्चों लेटर स्टेज में कहीं ना कहीं बच्चे लॉजिकल अपना मतलब लॉजिकल वो हो जाते हैं बट पहले साइकोलॉजिकल उनको चीज़ों को बताना चाहिए। फिर है 9th पॉइंट इज़ फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। ठीक है, सो एनालिसिस टू सिंथेसिस मतलब एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को आप पार्ट में डिवाइड करते हो। कोई बड़ा सा पार्ट है उसको तोड़ के डिवाइड करना। सिंथेसिस मतलब जोड़ना वापस। तो इनिशियली द स्टूडेंट्स हैव लिटिल और वैग्यू नॉलेज अबाउट टॉपिक्स। एनालिसिस मतलब क्या, छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स पे उनका जो क्लियर नॉलेज रखना। आफ्टर दैट उनको फिर एनालिसिस मीन्स डिवाइडिंग प्रॉब्लम्स इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट एंड देन दे आर स्टडीड। तो जो अगर बड़ा सा कोई आपके पास कोई कुछ प्रॉब्लम्स आ गई उसको पहले डिवाइड करो छोटे छोटे पार्ट्स में, उसको उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आपको समझने की कोशिश करो। सिंथेसिस मीन्स टू अंडरस्टैंड बाय कनेक्टिंग द नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू एनालिसिस द पार्ट्स। और सिंथेसिस मतलब क्या होता है कि आपके पास छोटे छोटे जब नॉलेज क्लियरली हो जाते हैं उनको एक जोड़ के आप उसका एक मतलब एक पूरी तरह से उसको समझ सकते हो। ठीक है, सो अ टीचर शुड यूज़ एनालिटिक सिंथेटिक मेथड। ठीक है, तो पहले याद रखना है एनालिटिक टू सिंथेटिक मतलब एनालिटिक मतलब आप छोटे छोटे नॉलेज इकट्ठा करो। सबसे पहले जो बड़ा पार्ट है इकट्ठे पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, उसको छोटे छोटे को समझो, तो ये एनालिटिक हो गया। उसके बाद वो जो छोटे छोटे पार्ट आपने समझा है उसी को जोड़ दो, जो सिंथेसिस हो गया। तो कुछ इस तरह से समझाना चाहिए। एंड 10th पॉइंट है फॉलो नेचर। नेचर को फॉलो करना, इट मीन्स टू रेगुलेट द एजुकेशन ऑफ अ पीपल अकॉर्डिंग टू देयर हिज नेचर। नेचर के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। आफ्टर दैट ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। The types of sense like sight, hearing, taste, smells and touch are gateways to knowledge. It is better it all or a maximum of these senses can be applied in teaching.
तो इसमें याद रखना है जो सेंसेस के अकॉर्डिंग ही टीच करना चाहिए। तो जो भी सेंसेस हमारे पास हैं, जैसे हियरिंग हो गया, साइट है, टेस्ट है, स्मेल है, टच है, इनके बेस पे ही चीज़ों को नॉलेज हम बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें याद रखना मॉन्टेसरी एंड फॉयबल आर द मेन प्रोपोनेंट ऑफ मैगजिम्स, याद रखना ये चीज़। फिर आता है इनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी। कहीं ना कहीं जो सेल्फ स्टडी को इनकरेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डाल्टन सिस्टम्स इज़ बेस्ड ऑन सेल्फ स्टडी। तो याद रखना सेल्फ स्टडी के बारे में किसने दिया है, तो डाल्टन्स ने। तो ये थे मैगजिम्स ऑफ टीचिंग के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। क्या क्या प्रिंसिपल्स हो सकती हैं, सो दे आर क्लोजली रिलेटेड टू मैगजिम। तो मैगजिम भी हमने क्योंकि बात किया था, वो भी एक प्रिंसिपल की तरह ही होता है जो सेट होता है, बाद में हम उसी को का यूज़ करके फ्यूचर इन्वेडर्स में काम करते हैं। बट टीचिंग मेथड्स आर बेस्ड ऑन टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स सच एज जनरल प्रिंसिपल्स एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। तो दो तरह के प्रिंसिपल है टीचिंग के। पहला आ जाता है, आप जनरल प्रिंसिपल पे बात करेंगे। फर्स्ट है इसमें प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। सो इट क्रिएट्स क्यूरियसिटी अमंग स्टूडेंट्स टू लर्न न्यू थिंग्स। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन मतलब क्या, आपकी क्यूरियसिटी होनी चाहिए कुछ नया चीज़ सीखने की, ठीक है। तो टीचिंग का एक तरह से जनरल उनका प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि आप कैसे नए चीज़ों को सीखोगे, एक क्यूरियसिटी डेवलप करना। दूसरी है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, जिसमें लर्निंग बाई डूइंग। एक्टिविटी मतलब कुछ चीज़ों को करने पे, मतलब एक्टिविटी करके आप उस चीज़ को सीखो। जैसे फॉइबल्स, इसमें याद रखना एक्टिविटी में फॉइबल्स ने दिया है, फॉइबल्स ने। किंडरगार्टन सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। जो किंडरगार्टन स्कूल्स होते हैं ना, उसमें ज़्यादातर एक्टिविटी कराई जाती है, उस एक्टिविटी के थ्रू ही आप चीज़ों को समझते हो। तो एक तरह से जो किंडरगार्टन सिस्टम है ये इसी प्रिंसिपल पे बेस है। इट इंक्लूड्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़, दोनों तरह के एक्टिविटीज़ कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू मेक चार्ट्स एंड मॉडल्स, है ना। फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। So by generating genuine interest among the learners community, the effectiveness of the teaching learning process can be increased। तो इसमें इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको किस चीज़ में है तो वो आप बहुत अच्छे से करते हो, और कहीं ना कहीं वो इफेक्टिवनेस आपको दिखती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। उसके बाद आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। तो जब आप किसी भी चीज़ को अपने लाइफ से लिंक करके जोड़ के पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा समझ में आता है। लाइफ इज़ अ कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस एंड लर्निंग लिंक्ड विद लाइफ कैन बी मोर इंड्यूरिंग। उसके बाद आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ डिफिनिट एम। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज एंड मेकिंग लर्निंग मोर फोकस्ड। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो कहीं ना कहीं एवरी स्टूडेंट इज़ यूनिक इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, क्योंकि सारे बच्चों में एक ही तरह का इंटेलिजेंस तो रहता नहीं है, सब में अलग अलग रहता है। तो कहीं ना कहीं इसमें रिकॉग्नाइज्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आप उसको देखो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या क्या है, उस बेस पे ही हम चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे एटीट्यूड हो गया, एबिलिटीज़ हो गई, पोटेंशियलिटीज़ हो गई, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो गया। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कहीं ना कहीं ये चीज़ें जाके आगे, क्योंकि हर इंडिविजुअल्स में ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। सो द टीचिंग मेथड शुड बी डिवाइज्ड इन सच अ मैनर टू मेक ऑल द स्टूडेंट्स टू अवेल इक्वल अपॉर्चुनिटी इन लाइफ। तो अगर आप उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आगे चलते हो तो कहीं ना कहीं आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हो जाती हैं जो नई चीज़ों को अवेल करने के लिए। 7th पॉइंट है आपका प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। The horizon of knowledge is expanding every single day. The teacher should be able to pick content that can be moved, relevant and updated to the learner's objectives. ठीक है, तो एक तरह से जो सिलेक्शन भी है बहुत प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में आप देखेंगे कि जो हॉरिजन ऑफ नॉलेज होता है इज एक्सपेंडिंग एवरी सिंगल डे। कहीं ना कहीं वो डेली जो आपकी डेली लाइफ में देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। द टीचर शुड बी एबल टू पिक कंटेंट दैट कैन बी मोर रिलेवेंट एंड अपडेटेड टू द लर्नर्स ऑब्जेक्टिव। और कहीं ना कहीं टीचर को क्या करना चाहिए, जो कंटेंट्स हैं वो रोज़ कहीं कुछ ना कुछ पिक करके और उसको रिलेवेंट बना के बच्चों को उस लर्नर्स जो ऑब्जेक्टिव्स है उस पर लिंक करके बताना चाहिए। फिर है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। तो एवरी टीचर हैज़ सर्टन टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव्स, उनके पास सर्टन टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एंड हैंस टीचिंग शुड बी सिस्टमेटिक टू मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज विद इन द
टाइम लिमिट, और एक एक प्लानिंग होता है कि हम इतने टाइम में ये सारी चीज़ें कवर करनी है, इतने टाइम में ही हमें चीज़ों को कैसे समझाना है। तो एक तरह से आपका टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव रहता है, उसको पूरा करना ही एक टीचर का कहना चाहिए। टीचर को एक सिस्टमेटिक वे पे लेकर उसी टाइम लिमिट के अंतर्गत उनको समझाना चाहिए। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न, टू मेक लर्निंग ईजियर। डिवीज़न मतलब तोड़ कर पढ़ाना कोई चीज़ को डिवीज़न करके, तो टू मेक लर्निंग ईजियर, उसको ईजी बनाने के लिए द सब्जेक्ट मैटर शुड बी डिवाइडेड इनटू यूनिट्स एंड देयर शुड बी लिंक्ड बिटवीन द यूनिट्स। तो उसको पहले डिवाइड कर दो, उसके बाद आप उनको लिंक बना के समझा दो। फिर है प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। रिवीजन तो जानते हैं आप, टू मेक लर्निंग इंड्यूरिंग एंड एक्वायर्ड नॉलेज शुड बी रिवाइज्ड इमीडिएटली एंड रिपीटेडली। तो उसको बार बार रिपीट करना, रिवाइज करके, रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर है। फिर आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। दिस प्रिंसिपल इज मस्ट टू मेक द क्लासरूम इन्वायरमेंट ह्यूमरस एंड क्रिएटिविटी। तो बहुत इसको करना ही चाहिए क्लासरूम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्रिएशन और रिक्रिएशन, आप किसी चीज़ को क्रिएट करो फिर उसको रिक्रिएट करो। तो एक तरह से जो क्लासरूम का माहौल है कुछ इस तरह होना चाहिए, जो एक क्रिएटिव माहौल रहे, ह्यूमरस फील करें बच्चे, उस टाइम पे बहुत अच्छा वो सीख सकते हैं। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। It entails students is in planning and executing different activities. It helps in developing self confidence and self respect among the learner. तो ये डेमोक्रेटिक डीलिंग भी है। इट इंटेल्स स्टूडेंट इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग डिफरेंट एक्टिविटी। तो कहीं ना कहीं एक बच्चे प्लानिंग करें, उसको कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करने में, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करें, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चों में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है और सेल्फ रिस्पेक्ट को डेवलप करता है। तो कुछ ये प्रिंसिपल्स हो गई, ये थी आपकी जनरल प्रिंसिपल्स। अब आते हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड होगा थोड़ा सा। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, चीज़ें सेम ही है, आप इसमें भी देखेंगे। तो अ टीचर नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट एवरी स्टूडेंट is a unique psychological entity and the student can be motivated after identifying his or her motives and needs। तो देखो, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है तो जो टीचर है उसको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली सोचना चाहिए और साइकोलॉजिकली बच्चों को ट्रीट करना चाहिए। तो पहला उसमें यही है कि आपको एक टीचर को ये समझना चाहिए कि हर एक स्टूडेंट की जो साइकोलॉजिकल एबिलिटीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, उनके इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकते हैं। तो उनको पहले आइडेंटिफाई करो और उस हिसाब से उनमें उनकी ज़रूरत, उस हिसाब से क्या होगी ज़रूरत और कैसे उनको आगे बढ़ाना है, ये सारी चीज़ों के बारे में सोचना, एक टीचर को इससे सोचना चाहिए। सेकंड आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन, जो हमने बात कर लिया ऑलरेडी। सो रिक्रिएशन इज नेसेसरी टू टैकल फैटिग आफ्टर अटेंडिंग लेंथी क्लासेस। तो रिक्रिएशन करना मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक टीचर के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे बहुत लेंथी क्लासेस जो हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसको उससे टैकल करने के लिए रिक्रिएशन करना चाहिए चीज़ों को। दिस ब्रेक्स मोनोटोनी एंड प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग अगेन। तो जैसे बहुत टाइम अगर हो गया तो अगर पढ़ाते पढ़ाते बच्चा कहीं ना कहीं बोर होने लगता है बीच बीच में, तो एक साइकोलॉजिकली हमें ये चीज़ समझनी चाहिए एक टीचर को कि हमें थोड़ा सा कुछ चीज़ों को थोड़ा सा डाइवर्ट करके कुछ दूसरी चीज़ें उसको रिक्रिएट करके बताना, फिर थोड़ी देर में जब आप बच्चों को पढ़ाओगे तो वो फिर से उतने ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। थर्ड प्रिंसिपल कहता है प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन एक्सरसाइज। सो दिस इज स्पेशली ट्रू इन केस ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि रिपीटेशन और एक्सरसाइज, आप उनको बच्चों को रिपीट करने के लिए फिर एक्सरसाइज कुछ कराओ तो बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं, तो ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट प्रिंसिपल ऑफ इनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। तो कहीं ना कहीं एक टीचर को जो भी उनके सब्जेक्ट के से रिलेटेड है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया या कुछ लैंग्वेज जब सीख रहे हैं बच्चे, तो उनको इनकरेज करना चाहिए ताकि उनका सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़े उस चीज़ को करने के लिए। फिर टीचर ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। सो दिस प्रिंसिपल इज रिक्वायर्ड फॉर द मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स। तो कहीं ना कहीं बच्चों को एक बार होता है ना, पढ़ते पढ़ते बच्चे बहुत कुछ चीज़ें निगेटिव चीज़ें भी आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। एक टीचर को सिंपैथी दिखानी चाहिए, कोऑपरेशन करना चाहिए बच्चों से, उनको मोटिवेट रखना चाहिए। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ री इन्फोर्समेंट। स्टूडेंट्स शुड बी suitably रिवार्डेड फॉर देयर
डिज़ायर्ड बिहेवियर। तो इसमें आपका बहुत इजी है। रीइंफोर्समेंट मतलब आपको कुछ ऐसा रीइंफोर्समेंट करना चाहिए जिस पे आपको रिस्पांस बहुत अच्छा मिले। फॉर एग्जांपल बच्चों को कुछ चीज़ों को मतलब रिवार्ड करना चाहिए। अगर बच्चों ने ये सारी चीज़ें अच्छी काम करी है तो उनकी तारीफ़ में कुछ रिवार्ड देना, तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ और पढ़ते हैं। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू सेंसेस। The use of multimedia makes many senses get involved simultaneously, which is crucial for enduring learning. तो इसमें क्या है, मल्टीमीडिया मेक्स मैनी सेंसेस गेट इन्वॉल्व सिमल्टेनियसली। कहीं ना कहीं मल्टीमीडिया जो होता है हमारे सेंसेस को बहुत ज़्यादा सिमल्टेनियसली इन्वॉल्व हो जाते हैं, विच इज़ क्रूशियल फॉर इंड्यूरिंग लर्निंग, जो कि थोड़ा सा लर्निंग के लिए क्रूशियल होता है। प्रिंसिपल ऑफ रिमेडियल टीचिंग। This principle is necessary for the teacher to identify mistakes and suggest better answers to the problems. तो ये जो रिमेडियल टीचिंग का जो प्रिंसिपल है वो कुछ इस तरह कहता है कि एक टीचर को मतलब ये प्रिंसिपल कुछ इस तरह से जो टीचर ये आइडेंटिफाई कर सके कि बच्चों के जो मिस्टेक्स हैं उसको बता के और एक बेटर आंसर कैसे उसको उस प्रॉब्लम के लिए हो सकता है, ये सारी चीज़ें समझाना। तो ये दोनों चीज़ें थी जिसमें हम टीचर के प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे थे, टीचिंग के प्रिंसिपल के बारे में, जिसमें हम जनरल प्रिंसिपल के बारे में बात कर चुके हैं और साइकोलॉजिकली जो मेंटली बच्चों को कैसे हम अच्छा रख सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं, उसके बारे में बात की है। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। सो एन ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब्स एन इंटेंडेड रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रेदर दैन द प्रोसेस ऑफ इंक्लूशन इटसेल्फ। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव होता है तो वो डिस्क्राइब करता है एन इंटेंडेड रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन रादर दैन प्रोसेस ऑफ, मतलब यहाँ पे हम सिर्फ रिजल्ट की बात करते हैं ना कि प्रोसेस की। मतलब प्रोसेस बाद में आता है, पहले रिजल्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आप टीचिंग फील्ड में हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब रिजल्ट क्या है, ना कि आप किस तरह प्रोसेस पे जा रहे हो। सो अ गुड ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक। जो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए आपकी स्पेसिफिक होनी चाहिए। आउटकम बेस्ड, मतलब जो आप कुछ पर्पस लेके चल रहे हो आप उस पर्पस का आउटकम आपको मिले। इट शुड एम्फेसाइज ऑन द आउटपुट रादर दैन द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें जो प्रोसेस आपकी चल रही है आप कैसे उसको करते हो वो नहीं पता, लेकिन आपको उस आउटकम तक पहुंचना है, उस ऑब्जेक्टिव को, उस आउटकम को पाना है एंड मेजरेबल होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मस्ट integrate at the end of instruction. There are two main ways of classifying instructional objectives. One classification is given by Bloom and whereas another classification is given by Gagan and Briggs. तो याद रखना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में हम दो चीज़ें ध्यान में रखना है। पहली चीज़ ये कि जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए और आउटकम बेस्ड होना चाहिए। आपको क्या आउटकम चाहिए लास्ट में वो चीज़ें आपको मिले। और दूसरा चीज़ ये कि इसके जो ऑब्जेक्टिव के दो तरह के ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, एक आपको ब्लूम के द्वारा क्लासीफाई किया गया है, दूसरा आपके गैगन और ब्रिक्स के द्वारा क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहले ब्लूम क्लासिफिकेशन देख लेंगे, ब्लूम ने कैसे क्लासिफाइड किया है टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को। सो हियर फर्स्ट इज कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन मतलब इट इज़ रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। तो जो क्योंकि कॉग्निटिव है मतलब आपकी बौद्धिक स्तर की बात कर रही है, जो आपकी इंटेलेक्चुअल जो कैपेसिटी है उसकी बात करी जा रही है जिसमें आपको थिंकिंग और नॉलेज की बात करेंगे। एंड इट इज़ कोर लर्निंग डोमेन। द अदर डोमेन्स अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ठीक है, तो जो कॉग्निटिव डोमेन है उसको याद रखिएगा। सेकेंड, अगर नाम की बात कभी कोर डोमेन आ जाता है तो कोर डोमेन मतलब कॉग्निटिव डोमेन ही है। ठीक है, सो द अदर ओके रिक्वायर एटलीस्ट सम कॉग्निटिव कंपोनेंट्स। इट फंक्शंस एट 6 levels विद आर एज फॉलोज। 6 level में ये फंक्शन करता है जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन है वो। पहला आपका आता है नॉलेज। इट इज़ बेसिकली अबाउट रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन और कंटेंट्स। ये क्या है, आपको रिकॉल करना जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है या कंटेंट है उसको, तो नॉलेज उसके बारे में होना। दूसरा कॉम्प्रहेंसन। इट इज़ एबिलिटी टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ मटेरियल। आफ्टर दैट आपको एप्लीकेशन, उसका यूज़ करना। इट कन्वर्ट्स अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इनटू प्रैक्टिस। आपकी जो नॉलेज है उसको अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में यूज़ करना। फिर डी एनालिसिस। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन अप कम्युनिकेशन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट इन यूज सच अ मैनर दैट रिलेशनशिप
ऑफ आइडिया इज़ अंडरस्टूड बेटर। तो पहला तो आपको नॉलेज होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन आपके पास हो। कंप्रहेंशन मतलब उसकी मीनिंग आपको पता हो। तीसरा एप्लीकेशन मतलब उसका यूज़ आप कर सको। चौथा आपका एनालिसिस मतलब जो बड़े पार्ट है उनको छोटे पार्ट में डिवाइड करके आप उसको कैसे एक अच्छे तरीके से उसको आइडिया के रूप में समझ सकते हो। फोर्थ पॉइंट ये हो गया। इसमें ई है उसके फिफ्थ पॉइंट में सिंथेसिस करना, ये इसमें जोड़ना, मतलब अगर आपके पास छोटे छोटे नॉलेज आपके पास गेन हो चुके हैं तो आप उसको जोड़ के कैसे समझ सकते हो। एफ उसका इवेल्यूशन करना, इट इन्वॉल्व्स जजमेंट मेड अबाउट द वैल्यू ऑफ मेथड्स एंड मटेरियल फॉर पर्टिकुलर पर्पस। किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप कैसे जजमेंट करते हो, इवेल्यूएट करते हो, वो इंपॉर्टेंट। तो इसमें ब्लूम्स ने 6 चीज़ें इसमें कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत। अभी ध्यान देना, ब्लूम के अंतर्गत आपको अभी हम सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन पढ़ रहे हैं। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आपको 6 चीज़ें दिखी हैं, जिसमें आपको दिखा है सबसे पहले आपको नॉलेज दिखा है, कंप्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवोल्यूशन। ठीक है, अब आता है एंडरसन, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ब्लूम। ब्लूम का एक फॉर्मर स्टूडेंट है। एंड डेविड क्रैथवोल रीअरेंज द लेवल एट फॉलोइंग। फिर से इसको रीअरेंज करके उन्होंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं। तो पहला रिमेंबरिंग मतलब आपको पता है कि रिकॉल करना, रिकॉल और रिसीव प्रीवियस लर्न इंफॉर्मेशन, रिमेंबर करना जिसको बोलते हैं ना, फिर से हम रिकॉल करना है या रिवाइज करना है, तो रिवाइज करना। फिर दूसरा अंडरस्टैंडिंग, comprehending the meaning, translation, interpolation and interpretation of instructions and problems, state a problem in one's own word। तो अंडरस्टैंड करना, चीज़ों को पढ़ना, फिर उसको समझना, फिर उसके बाद चीज़ों को खुद से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करना, प्रॉब्लम को स्टेट करने की कोशिश करना, समझना कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, वो खुद से अंडरस्टैंड करना। आफ्टर दैट अप्लाइंग मतलब उसको अप्लाई करना, जब आपको सारी चीज़ समझ में आएगी उसको अप्लाई करना। यूज़ अ कॉन्सेप्ट इन अ न्यू सिचुएशन और अनप्रॉम्प्टेड यूज़ ऑफ एन abstraction, applies what was learned in the classroom into novel situations in the workplace। after that analysis करना, it separates a material or concept into component parts। वही सेम चीज़ें हैं एनालिसिस में जो हमने बात करी हैं। आफ्टर दैट इवेल्यूएशन करना, मेक जजमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ आइडियाज़ और मटेरियल। फिर आता है क्रिएटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्ड्स अ स्ट्रक्चर और पैटर्न फ्रॉम डाइवर्स एलिमेंट्स, पुट अ पार्ट्स फर्दर टुगेदर टू फॉर्म अ होल। जैसे सिंथेसिस में हमने बात किया था ना, जिसमें हम चीज़ों को हमारे पास नॉलेज आ गया उसको जोड़ के एक पूरा आइडिया के रूप में रखना, वो क्रिएटिंग ही है। और विद एम्फेसाइजेस क्रिएट अ न्यू मीनिंग, और कहीं ना कहीं आपको जब चीज़ें समझ में आ जाती तो आप नई चीज़ों को आप उसको मीनिंग को समझते हो, स्ट्रक्चर को बना सकते हो। तो पहला हमारा कॉग्निटिव डोमेन था ब्लूम के द्वारा, जिसको हमने कंप्लीट किया। अब दूसरा आता है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में आ जाता है मैन इज़ अ रेशनल एनिमल बीइंग एंडोड विद ह्यूमन क्वालिटीज़ ऑफ लव, सिंपैथी, टॉलरेंस, कोऑपरेशन, फिलो फीलिंग एंड सिमिलर थिंग्स। जो अफेक्टिव डोमेन होता है, तो मैन एक तरह से एक रेशनल एनिमल है जिसके पास बहुत सारी ह्यूमन क्वालिटीज़ होती हैं, क्वालिटीज़ ऑफ लव, सिंपैथी, टॉलरेंस, कोऑपरेशन, फिलो फीलिंग एंड सिमिलर थिंग्स, कुछ ऐसे ही। सो यहाँ टर्म अफेक्ट्स का मतलब है, अफेक्ट्स हैज़ अ लिटरेरी मीनिंग ऑफ फीलिंग। ठीक है, अफेक्ट करना मतलब फीलिंग, इमोशन एंड हैविंग प्रेफरेंसेस फॉर सम ऑब्जेक्ट, इशूज, नोशन एंड एट्सेट्रा। अफेक्ट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ रिस्पॉन्स। इफेक्ट का मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्स की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है टू डिफरेंट सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इश्यूज ऑफ द in the form of attitude। So an individual has to develop the nurture desirable positive attitudes and interest for his or her better adjustment in society। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैन एक रेशनल ह्यूमन बीइंग होता है, ये एनिमल होता है जिसके ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। आपके इमोशंस हो गए, लव हो गया, सिंपैथी हो गया, कोऑपरेशन हो गया, और कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सेस में भी आप देख सकते हो। और डिफरेंट जो एरियाज़ होते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल इशूज़, उनमें उनका एटीट्यूड कैसा है, कैसे आप उसको टैकल करते हो, ये सारी चीज़ें आप ये अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत देखेंगे। एंड एक इंडिविजुअल में बहुत मतलब हैज़ टू डेवलप, एक इंडिविजुअल को डेवलप करना चाहिए एंड नर्चर डिज़ायरेबल पॉजिटिव एटीट्यूड। किसी भी चीज़ को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना चाहिए और इंटरेस्ट को
फॉर हीज और हर, कैसे आप सोसाइटी में एडजस्टमेंट कर पाते हो, बेटर एडजस्टमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, वो सारी एटीट्यूड को आपको डेवलप करना पड़ता है. सो 10 affective domains deals with attitudes, motivation, willingness to participate, valuing what is being learned, and ultimately incorporating the value of discipline into a way of life. It asks for बेटर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन. इट इंक्लूड्स द फॉलो. तो आप देख लेंगे इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं. पहला आपका आ जाता है रिसीविंग. रिसीविंग मतलब होता है विलिंगनेस टू लिसन, सुनना. ठीक है, तो पहला आपका रिसीविंग में आपका विलिंगनेस टू लिसन हो जाएगा. आप कैसे उसको रिसीव करते हो, सुनते हो. दूसरा आपको रिस्पॉन्ड, आपने जो रिसीव किया उसका रिस्पॉन्ड करना. विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट करना. तो तीसरा आता है वैल्यूइंग, विलिंगनेस टू बी इन्वॉल्व, ऑर्गेनाइजिंग, विलिंगनेस टू बी एन एडवोकेट ऑफ एन आइडिया. आफ्टर दैट ई नंबर है आपका कैरेक्टराइजेशन, जिसमें विलिंगनेस टू चेंज वंस बिहेवियर और वे ऑफ लाइफ. तो ये ध्यान रखना, जो अफेक्टिव डोमेन है उसमें आपने 5 चीज़ें इसमें डिस्कस करी है, जिसमें अपना पहला रिसीव करना, रिस्पॉन्ड करना, वैल्यू, ऑर्गेनाइजिंग, और उसके बाद आता है कैरेक्टराइजेशन. Affective education takes a long time to achieve the objective. For example, any desirable change in the learner's affective behavior cannot be accomplished through a singular learning situation. तो थोड़ा सा जो affective education होते हैं इसमें थोड़ा टाइम लगता है. और as per one finding, individuals' emotional and rational components of the brain are somewhat independent ऑफ ईच अदर एंड ऑपरेट सेपरेटली. तो क्योंकि अफेक्टिव डोमेन की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स जो इमोशनल और रेशनल कंपोनेंट्स होते हैं उनके ब्रेन में कैसे फंक्शन होती है, या वो उन चीज़ों को कैसे ऑपरेट करते हैं सेपरेटली, वो सब में अलग अलग होता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है. बट देयर आर टाइम्स व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स वर्क इन हार्मनी विद ईच अदर. व्हेन द इंडिविजुअल इज फेस्ड विद अ प्रॉब्लम और डायलेमा and is required to make a decision, the emotional center of brain functions first while the rational brain is yet to start functioning. तो कहीं ना कहीं जब कोई चीज़ें इंडिविजुअल्स के सामने कोई प्रॉब्लम आती है, उसको फेस करने की बारी आती है, तो जो डिसीजन मेकिंग होता है ना, कहीं तो जो इमोशनल सेंटर होता है हमारा ब्रेन का, वो पहले ही काम करना स्टार्ट कर देता है, बाद में रेशनल ब्रेन काम करता है. इट इम्प्लाइज Okay, so it implies that the educational process should provide the individuals with adequate knowledge about the situation to enable him or her to use reasoning to mold the emotional behavior in desirable form. Daniel Goleman, याद रखना Daniel Goleman का नाम, calls this type of mental function emotional intelligence. कहीं ना कहीं जब कोई चीज़ प्रॉब्लम आपके सामने फेस होती है ना, तो आप पहले इमोशनली चीज़ों को सोचते हो, बाद में आप दिमाग से सोचते हो. तो कहीं ना कहीं हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम जो गलतियाँ कर डालते हैं, और होता ये है कि हम इमोशनली चीज़ों को सोच के कर देते हैं, बट बाद में जब हम थोड़ा टाइम लेके अगर सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग जो होता है, जो एक इमोशनल फील्ड से थोड़ा दूर जाके सोचता है, और एक कहना चाहिए एक एग्जैक्ट जो हमारी थिंकिंग होनी चाहिए कैपेसिटी, वो तुरंत जो आता है ना, वो इमोशनली ही आता है. तो इसको कहीं ना कहीं हम इमोशनल इंटेलिजेंस कह सकते हैं, जो तुरंत ही हमें चीज़ों को इमोशनली उसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं. विद इनेबल्स द इंडिविजुअल्स डील इंटेलिजेंटली विद वेरियस सोशल प्रॉब्लम दैट वन फेसेस इन लाइफ सिचुएशन. एंड इंडिविजुअल्स अफेक्टिव तो डे बाय डे लाइफ में जो सिचुएशंस बनती हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको हम फेस कर सकते हैं. एंड इंडिविजुअल्स अफेक्टिव बिहेवियर और लर्निंग इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव लर्निंग. तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो अफेक्टिव बिहेवियर उनका जो होता है, वो दोनों ही चीज़ों से इन्फ्लुएंस रहते हैं. आपका इमोशनल इंटेलिजेंस भी हो सकता है और कॉग्निटिव लर्निंग भी हो सकता है. Therefore, the implication of the educational process is the cognitive learning, and affective learning should be planned to go hand in hand. अब आ जाता है तीसरा फैक्टर, जो तीसरा डोमेन है आपके साइकोमोटर डोमेन, जिसमें हम देखेंगे इट इज़ मेनली कंसर्न विद एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल इश्यूज़. आपने क्या क्या जो टेक्निकल स्किल्स हैं उसको क्या क्या आपके पास अक्वायर है, उसके बारे में बात करेंगे.
फर्स्ट उसमें आ जाता है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है इट इंक्लूड्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ स्किल बाय ए स्किल्ड पर्सन एंड द लर्नर ट्राइज टू फॉलो द सेम। इमिटेशन मतलब करना होता है आप उसको फॉलो करते हैं, मतलब कहते हैं ना जो, मतलब जब बच्चों को सिखाया जाता है तो अगर उसी को बार बार बोलो, पहले हम उसको बोलें फिर बच्चे उसको रिपीट करें, फिर हम बोले फिर रिपीट करें, तो ऐसे कर करके जो इमिटेशन प्रोसेस यही होती है। सेकेंड आता है मैनिपुलेशन। अ लर्नर ट्राइज टू एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक मैनिपुलेटिंग मशीनरी इक्विपमेंट। जो मशीनरी इक्विपमेंट आपको दिया जाता है उस पर एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारी चीज़ों को आप सीखते हो, तो ये मैनिपुलेशन हो गया आपका। प्रिसीजन मतलब होता है एक्यूरेसी इन परफॉर्मिंग वेरियस एक्ट्स इंक्रीजिंग विथ प्रैक्टिस। फिर आर्टिकुलेशन मतलब बोलना, मीन्स अचीविंग अ डिज़ायर्ड लेवल ऑफ इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस थ्रू प्रैक्टिस के थ्रू आप उन सब चीज़ों को अचीव करना। फिर नेचुरलाइजेशन क्या होता है, स्किल इज इंटरनलाइज्ड एंड एन इंडिविजुअल इज एबल टू अडॉप्ट मॉडिफाई और डिज़ाइन न्यू टेक्निक्स। तो यहाँ पे स्किल आप इतना इंडिविजुअल्स की स्किल को डेवलप करना, उस एबिलिटी पे जाना जहाँ पे आप अडॉप्ट कर सकोगे इस चीज़ को, मॉडिफाई कर सको या डिज़ाइन कर सको टेक्निक्स, क्यों न्यू टेक्निक्स को, मेथड एंड और प्रोसीजर। तो प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट ऑफ सिचुएशन। तो जो जैसे ही आप सिचुएशन में जो रिक्वायरमेंट है आप उसको कैसे फुलफिल कर पाते हो। Thus, we can see the learning takes place through three different channels: cognitive, psychomotor, and affective. It takes place as one process. The three types of learning are not mutually exclusive, and differentiations among them is warranted because of the nature of behavioral outcomes. It is clear that cognitive as well as affective learning takes place simultaneously and with the same content of लर्निंग। तो यहाँ जो तीन हमने डोमेन पढ़े वो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि जो लर्निंग में हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ये सारी चीज़ें तीनों मिला के आप चीज़ों को एक आउटकम निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे रिमेंबर करना, पहला रिमेंबर, दूसरा आपका जाता है रिमेंबर में आप देखेंगे रिकॉग्नाइजिंग एंड रिकॉलिंग फैक्ट्स, आप वहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं, फैक्ट्स को रिकॉल करते हैं। दूसरा अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंडिंग व्हाट द फैक्ट्स मीन्स, वो फैक्ट आपने जो रिकॉल किया है उसको देखेंगे कि उसमें हमें क्या समझ में आया है, अंडरस्टैंडिंग। फिर अप्लाई करना, अगर आपको उस चीज़ को समझ में आ गया है तो अप्लाइंग द फैक्ट्स एंड रूल्स, कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़, उसको अप्लाई करना। फिर एनालाइज करना, ब्रेकिंग डाउन इन्फॉर्मेशन इनटू कंपोनेंट्स पार्ट। इवेल्यूएट करना मतलब जजिंग द वैल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ जो आपने चीज़ों को देखा है उसको कैसे इवेल्यूएट कर पाते हैं, जजमेंट कैसे दे पाते हैं। क्रिएट करना, कंबाइनिंग पार्ट्स टू मेक अ न्यू होल, तो फिर आप उसको क्रिएट करके नया चीज़ें बना देना। तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी है, रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइज, एवोलेट एंड क्रिएटिंग। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, रिमेंबरिंग में आपका आ जाएगा डिफ़ाइन, ठीक है, डिफ़ाइन करना, लिस्ट हो गए, नाम, रिकॉग्नाइज, मैच, चूज़, सो, फाइंड। अंडरस्टैंडिंग में आपका कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे डिस्कस करना, पैराफ्रेज, इन्फर, इंटरप्रेट, आउटलाइन, रिवीव, ऑर्गेनाइज। उसके बाद अप्लाई में आ जाएगा अप्लाइंग द फैक्ट्स, रूल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़ में आपका प्रैक्टिस होगा, इम्प्लीमेंट करना, डेवलप, सॉल्व, जनरलाइज, ऑपरेट, प्लान। उसके बाद एनालाइज में आएगा आपका ब्रेकिंग डाउन इन्फॉर्मेशन इनटू बेसिक पार्ट्स, इसमें आपका क्लासीफाइड, डिवाइड, डिफ्रेंशिएट, रिसर्च, डिस्कवर, सिंप्लीफाइड, डिसेस्ट। उसके बाद इवेल्यूशन में आपका आएगा जजमेंट देना है ना, वैलिडेट, जस्टिफाई, क्रिटिक, रेट, प्रायोरिटीज़, प्रायोरिटाइज, सिलेक्ट, एसेस एंड मॉनिटर। क्रिएट में आपका जाएगा बिल्ड करना, कंबाइन करना, फॉर्मुलेट, डिवाइस, चेंज, अडाप्ट, कंस्ट्रक्ट, प्रोड्यूस। तो कुछ इस तरह से ये है। तो आप अभी हम ब्लूम की बात कर रहे थे जिसमें ब्लूम ने तीन चीज़ों को डिफाइन किया था, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और आपको साइकोमोटर डोमेन, ये तीन डोमेन थे। अब गैगन और ब्रिक्स ने भी क्लासीफाइज किया है टीचिंग को। तो पहला उसमें आता है इंटेलेक्चुअल स्किल। इंटेलेक्चुअल स्किल का वही है बौद्धिक क्षमता आप में जो है, दीज स्किल्स आर क्रूशियल फॉर डीलिंग विद द एनवायरनमेंट। दे इंक्लूड कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें आप इंक्लूड करते हैं कि पहले कॉन्सेप्ट को सीखना, फिर रूल को सीखना, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करना। दूसरा इसमें आता है कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज
तो जो दीज इंक्लूड्स मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर वंस ओन लर्निंग, रिमेंबरिंग एंड थिंकिंग स्किल्स। तो इसमें आपकी स्ट्रेटजी होती है कि आप किसी कैसे चीज़ों को टैकल करते हो। तो उसमें आपकी जो लर्निंग जो रिमेंबर करना या थिंकिंग स्किल्स होती है वो आपकी खुद की होती है, वो आपकी कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज होती हैं। थर्ड पार्ट है वर्बल इंफॉर्मेशन, इट रिफर्स टू ऑर्गेनाइज बॉडीज ऑफ नॉलेज दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर। अब फिर आता है मोटर स्किल्स, जिसमें आप देखेंगे दे आर बेसिकली अबाउट मोशंस कैरीड आउट व्हेन दी ब्रेन, नर्वस सिस्टम एंड मसल्स वर्क टुगेदर। तो इसमें आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम या मसल्स कैसे साथ में वर्क करते हैं ये मोटर स्किल्स में बताया जाएगा। उसके बाद उन्होंने बताया एटीट्यूड के बारे में। एटीट्यूड मतलब दे रिफर टू एन इंटरनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल में कैसे इंटरनल स्टेट होता है उसके बारे में। तो कुछ इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। इंटेलेक्चुअल स्किल्स है जिसमें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्क्रिमिनेशंस, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। दूसरा कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज में मेटा कॉग्निशन स्ट्रेटजीज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंकिंग। फिर वर्बल इंफॉर्मेशन है फैक्ट्स ऑफ नॉलेज। एटीट्यूड है एक्शंस दैट अ पर्सन चूजेस टू कंप्लीट। फिर मोटर स्किल है बिहेवियरल स्किल, फिजिकल स्किल्स। तो ये था गैगन के बारे में। अभी ये सेम चीज़ें यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव के तरह आपको पुट की गई है, जिसमें आपका देख लेंगे कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, फिलोसफी ऑफ नोशन, नेशनल गोल्स, एम्स ऑफ एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंटेंट एंड देन ट्रांसलेटेड इनटू बिहेवियर, उसको बिहेवियर में आप कैसे ला रहे हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। आखिर टीचिंग के लिए कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहला आपका आ जाता है ऑल 3 वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो सबसे बड़ा ये रिक्वायरमेंट है टीचिंग की कि आपके पास वेरिएबल्स होने चाहिए, जिसमें आपको डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल होने चाहिए। दूसरा आपका प्रोफेशनलिज्म हो गया। ठीक है, आपका प्रोफेशन ये भी रिक्वायरमेंट है। सूटेबल इन्वायरमेंट ये भी रिक्वायरमेंट है, कहीं ना कहीं आपको सीखने के लिए एक सूटेबल इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट डिसिप्लिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स डिवोशन टुवर्ड्स टीचिंग, टीचर का जो टीचिंग की तरफ आपका जो डिवोशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और स्टूडेंट का सीखने के प्रति जो डिवोशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेरिएबल्स के बारे में बात कर लेंगे। तो वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग में आप देखेंगे टीचिंग वेरिएबल 3 तरह के वेरिएबल होते हैं। आप पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा आता है इंटरवीनिंग वेरिएबल, तीसरा आता है डिपेंडेंट वेरिएबल। सो नाम से ही समझ में आता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब होता है टीचर। ठीक है, क्योंकि हम टीचिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो किसी पर डिपेंड नहीं रहता, सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं, तो वो टीचर हो सकते हैं और वो एक्टिव रहते हैं, क्योंकि उस टाइम वो पढ़ाते हैं तो उनका माइंड एक्टिव रहता है। दूसरा आता है डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो डिपेंड रहता है। कौन डिपेंड रहता है, तो वो लर्नर डिपेंड रहता है। लर्नर जिसको हम स्टूडेंट कह सकते हैं, वो भी एक्टिव रहते हैं क्योंकि वो सीख रहे होते हैं उस वक्त, तो वो भी एक्टिव रहते हैं, तो एक तरह से एक्टिव ये भी हैं। अब आता है इंटरवीनिंग वेरिएबल। वेरिएबल मतलब होता है जो दोनों के बीच में जो काम करता है, मतलब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो काम करता है उसको इंटरवीनिंग वेरिएबल बोलते हैं, जिसमें आपका क्या क्या चीज़ें अब उनके बीच में क्या काम करेगा सोचो, है ना। तो एक तरह से ये पैसिव होता है। पैसिव इसलिए होता है क्योंकि ये एक्टिव नहीं होता, इसे एक्टिव किया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के द्वारा, मतलब टीचर के द्वारा बच्चों तक पहुंचाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे सिलेबस हो गया, कंटेंट हो गए, मेथड्स हो गए, टेक्निक्स हैं, टीचिंग एड्स है जो यूज़ किए जाते हैं वो सारी चीज़ें। आपका बुक भी आ जाएगा इसी में, ब्लैक बोर्ड हो गया, आपका पेन, कॉपी, मतलब ये सारी चीज़ें तो ठीक है, बट जो इसमें आपके सिलेबस हो गया, करिकुलम्स होते हैं, मेथड्स आप कौन कौन से यूज़ करें वो सारे मेथड्स हो गए, टेक्निक्स में जो चीज़ें आप टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, टीचिंग एड्स में आप जब चार्ट का यूज़ कर रहे हैं या आप पिक्टोरियल चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी इंटरवीनिंग वेरिएबल में आएगी। तो अब देखिए टीचिंग प्रोसेस है, यहाँ है कौन, टीचर, जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में देख लेंगे तो ये कहीं ना कहीं फिर ये इंटरवीनिंग वेरिएबल में जो सपोर्टिंग मटेरियल होते हैं, इंटरवीनिंग वेरिएबल को आप सपोर्टिंग मटेरियल की तरह देख सकते हैं, जो सपोर्ट करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए जो टीचर यूज़ करता है। तो यह यहाँ फिर डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल में आपका टीचर या लर्नर होगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं सेम चीज़ें हैं टीचिंग में।
पहला आपका वेरिएबल में टीचर आ गया जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा आता था कंटेंट एंड मेथड, जो भी कंटेंट आप यूज़ कर रहे हैं, मेथड लगा रहे हैं, वो आपकी इंटरवेनिंग में आता है। थर्ड आपका स्टूडेंट आते हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल के अंतर्गत, जिसको हम समझ सकते हैं। तो सेम है यहाँ पे भी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो टीचर प्लेज द रोल ऑफ द ऑन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द टीचिंग प्रोसेस, स्टूडेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन हिम इन द टीचिंग प्रोसेस। तो टीचर यहाँ पे प्ले करता है इंडिपेंडेंट रोल, और जो स्टूडेंट होते हैं डिपेंड होते हैं टीचर पर। टीचर प्लान्स, टीचर क्या करता है, प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, लीड करते हैं, कंट्रोल टीचिंग प्रोसेस, पूरे टीचिंग प्रोसेस को वही कंट्रोल करते हैं। टीचर इज़ फ्री टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ फॉर प्रोवाइडिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस टू दी स्टूडेंट्स। इसमें टीचर बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं, उनको किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं होती, वो जैसा एक्टिविटी करना चाहें, जैसा परफॉर्म करना चाहें, जैसा सिखाना चाहें वो कर सकते हैं। और सेकंड आता है इंटरवीनिंग वेरिएबल, जिसमें इंटरवीनिंग में आप देख लेंगे कि जो सपोर्टिंग मटेरियल्स होते हैं, सो द इंटरवीनिंग वेरिएबल्स लीड टू इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, दोनों के बीच में सपोर्ट करना। सो दी कंटेंट ऑफ टीचिंग, जो कंटेंट ऑफ टीचिंग होता है, मेथड्स होता है, टेक्निक्स होते हैं, टैक्टिक्स होते हैं, स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग, मैनेजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड टीचिंग एनवायरनमेंट एक्सेट्रा आर नोन एज इंटरवीनिंग वेरिएबल, जिस पे हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। अब आते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब आपका लर्नर या आपका स्टूडेंट्स हो गया। सो द स्टूडेंट इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग because the student has to act in accordance with the planning and organization of the teacher, क्योंकि ये एक तरह से डिपेंड होते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से कुछ नहीं चलता। जब अगर टीचिंग की बात आती है तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा टीचर होता है, हमें किस तरह से उन्होंने क्या प्लान किया है, कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, जो भी करेंगे वो सब उन पर डिपेंड करेगा। हम सिर्फ उन पर डिपेंड होके, और जो लर्नर होते हैं सिर्फ डिपेंड होके उस चीज़ों को हम सीख सकते हैं। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा टीचर का, उसी के बेस पे बच्चे सीखते हैं। सो टीचिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द टीचर इन्फ्लुएंस द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट। तो कहीं ना कहीं टीचिंग एक्टिविटीज़ होती है टीचर का जो इन्फ्लुएंस करती है बच्चों पे, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अभी जो फर्स्ट पेपर का हमारा फर्स्ट यूनिट था, उसमें फर्स्ट जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, और ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो चुकी है, तो आप लोग ज़्यादा बोर मत होइएगा, आधे करके भी देख सकते हैं। सो आप लोग प्लीज़ अगर अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ गाइज, आप लोग को पसंद आ रही वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको PDF चाहिए होगा, टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर दीजिएगा। थैंक यू।